Hello friends, welcome to you on my YouTube channel Education Plant। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये MCQ क्वेश्चन है और क्लास 10th से है। ऐसा नहीं है कि केवल 10th के स्टूडेंट के लिए है, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए ये बेनिफिशियल है, लेकिन खास करके 10th के स्टूडेंट का जो ये यानी फर्स्ट टर्म का जो बोर्ड का पेपर होने वाला है उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और इस तरह की कई सारे वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु सेड देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबॉडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रेड। कहा गया है कि ये किसने कहा है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, वो हमारी आवश्यकता के लिए सब कुछ दे रहा है, लेकिन जो ग्रीडी हैं, जो लालची हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा किसने कहा है? तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना वो NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये किसने कहा है? ये वन लाइनर क्वेश्चन है। ये महात्मा गांधी जी ने कहा है कि आवश्यकता पूरा करने के लिए सब कुछ है हमारे पास, जो हमारे सराउंडिंग्स में है, लेकिन लालची के लिए कुछ भी नहीं है, जो ग्रीडी हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि हु रोट द बुक ए स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। ए स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो कि जो हमारे इको फ्रेंडली सिस्टम को डेवलप करने के लिए, या जो कार्बन प्रोटेक्शन लगातार हो रहा था उनको डेवलप करने के, मतलब उनको रोकने के लिए, ठीक है, और जो शेयरिंग एसेट्स हैं, ठीक है ना, उनको सेफ रखने के लिए ये इन बुकों में जो है कुछ एक्सप्लेनेशन किए गए हैं। तो ये शूमेकर के द्वारा लिखी गई बुक है, शूमेकर ने ऐसा लिखा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। रियल टेरिटोरियल ओशियनिक बाउंड्री की अगर हम बात करें, रियल टेरिटोरियल ओशियनिक बाउंड्री ऑफ इंडिया की अगर बात करें, तो ये एक ऐसा एरिया होता है जिस पर कि किसी कंट्री का पूरा अपना अधिकार होता है, वहाँ के रिसोर्सेज पर या और तरह के भी जो राइट्स होते हैं उन पर पूरा राइट्स होता है। तो इसे हम टेरिटोरियल ओशियनिक बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है कितना है, 12 नॉटिकल माइल्स है। कितना है ये? 12 नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स जो है ना वो ओशियनिक डिस्टेंस को मेजर करने का एक यूनिट होता है, ठीक है। तो ये रियल टेरिटोरियल ओशियनिक बाउंड्री ऑफ इंडिया माना गया है, ठीक है। कितना? 12 नॉटिकल माइल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द नेशनल रिसोर्सेज। तो नेशनल रिसोर्सेज क्या है? ये पता है आपको कि नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है? कि एक ऐसा रिसोर्सेज जिस पर कि पूरे कंट्री का अधिकार माना जाता है, पूरे कंट्री का उस पर हक होता है, अधिकार होता है। तो इस तरह के रिसोर्सेज को देखें तो इसमें फॉरेस्ट भी उस तरह के रिसोर्सेज हैं, रेलवे भी उस तरह के रिसोर्सेज है। तो फिर अब ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर C नंबर पर दिया हुआ है बोथ A एंड B। तो यानी दोनों ऑप्शन, फॉरेस्ट जो है वो भी नेशनल रिसोर्सेज हैं, रेलवे भी है वो भी नेशनल रिसोर्सेज हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दिया हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ब्लैक सोयल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड। कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ की ब्लैक सोयल जो है वो पाया जाता है? तो आपको पता है कि हमारे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो है ब्लैक सोयल की प्रायोरिटी अधिक है, और लार्ज एरिया में जो है ब्लैक सोयल पाए जाते हैं। और ये एक तरह से इग्नियस रॉक का, जिसे हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, उसी का एक रूप है। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग गुजरात में है। इसके अलावा और जगह पर कुछ हैं, लेकिन मेन जो है गुजरात और महाराष्ट्र जो है ब्लैक सोयल के लिए फेमस है। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि ब्लैक सोयल को हम कॉटन सोयल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ब्लैक सोयल को हम कॉटन सोयल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसे रेगर सोयल के भी नाम से ही जानते हैं, ठीक है। तो कई तरह के ऑप्शन पूछे जाते हैं। ये NCERT का जो वो पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसके लास्ट का ये जो एक्सरसाइज वर्क होता है उसका क्वेश्चन लिया गया है सीधा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि व्हेन इंट्रोड्यूस द ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट भी एक ऐसा रिपोर्ट था जिसमें कि हमारे इन्वायरमेंट को एक इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट में कन्वर्ट करने के लिए जो है ये चीज़ लाया गया था, ठीक है। तो इसमें भी वही था कि शेयरिंग एसेट्स को कैसे शेयर करें, या हम कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं उनको नेक्स्ट जनरेशन के लिए कैसे सेव करके रखें, कार्बन प्रोटेक्शन को कैसे रोकें। तो कई तरह की इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आया था लोगों के सामने। ये 1987 में आया था। कब आया था? 1987 में। ये वन लाइनर है,
चलिए आगे तक देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, व्हेन वाज रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट वाज हेल्ड। कब रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो काफ़ी फेमस है, इसे अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का एक जगह है जहाँ पर कि पूरे वर्ल्ड के मोर देन 100, ऐसा तो माना जाता है कि लगभग में 172 कंट्री के हेड ने वहाँ पर हेड ऑफ कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन एनसीईआरटी का एक डाटा है कि उसके अकॉर्डिंग सीधा लिख दिया जाता है कि मोर देन 100 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये रियो डी जेनेरियो में ये सबसे पहला मीटिंग हुआ था कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे सुरक्षित रखें, हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए कैसे हम हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उनको बचा कर कैसे रखें। ठीक है ना, तो इन चीज़ों के लिए सबसे पहला मीटिंग जो वर्ल्ड लेवल पर हुआ था वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था और इसे अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। हुआ था कब? तो ये 1992 में हुआ था। कब हुआ था ये? 1992 में। क्लियर ना? चलिए आगे देखते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फाउंड इन द एरिड सॉयल। एरिड सॉइल, ये सब डायरेक्ट सीधा सिंपल क्वेश्चन है और इसीलिए मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ कि एरिड सॉइल राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग राजस्थान में पाया जाता है। इसके अलावा भी और बहुत पार्ट हैं जहाँ पर एरिड सॉइल के परसेंटेज हैं, लेकिन जो ये आपका ऑप्शन चार्ट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लैंड ऑल्सो नॉन एज द फैलो लैंड्स। तो फैलो लैंड्स वे होते हैं, सिंपल सी पहले तो आंसर इसका डायरेक्ट बता देता हूँ, ये अनकल्टिवेटेड लैंड हैं। लेकिन फैलो लैंड्स को कैटेगराइज्ड किया गया है। फैलो लैंड्स को जो कैटेगराइज्ड किया गया है वो क्या है कि उसमें दो तरह से, एक वो जो कि 1 एग्रीकल्चरल ईयर और लेस देन, यानी 1 साल या इससे कम समय पर उस पर खेती नहीं हो रही है, और एक ऐसा है कि 5 ईयर्स और मोर देन, 5 वर्ष या उससे अधिक से खेती नहीं हो पा रही है। ठीक है ना, तो उसे हम फैलो लैंड्स कहते हैं। तो ये सीधा सीधा क्या है, प्रेजेंट में ये अनकल्टिवेटेड लैंड है, यानी यहाँ पर खेती नहीं की जा रही है। बाकी कल्टिवेटेड लैंड का मतलब आप समझ रहे हैं, आप फर्टाइल लैंड्स का मतलब समझ रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं, तो होगा क्या? अनकल्टिवेटेड लैंड होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। फिर दिखाया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ लैंड रिसोर्सेज अंडर माउंटेन। टोटल जो हमारा इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है उसका कितना परसेंट जो है वो माउंटेन के अंडर आता है। तो माउंटेन के अंडर जो है, आप 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक देखिए तो उसमें जो है एक पाई चार्ट बनाकर दिखाया गया है और उस पाई चार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया है जिसमें कि प्लेट्यूज, माउंटेन और प्लेन लैंड्स, जिसे समतल मैदान कहते हैं, उनको एक्सप्लेन किया गया है, वो पाई चार्ट के थ्रू दिखाया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग 30% जो है हमारा माउंटेन के अंडर आता है। कितना आ जाता है? 30%, 30%। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ लैंड रिसोर्सेज अंडर प्लेन्स। अब आता है कि प्लेन्स के अकॉर्डिंग कितना है। तो आपको पता होनी चाहिए कि जो अंडर प्लेन्स आता है उसे में मैक्सिमम हमारा एलुवियल सोयल है, और आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया के 40% पार्ट पर एलुवियल सोयल पाया जाता है। एलुवियल सोयल का क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसे एक को बांगर, दूसरे को खादर कहा जाता है। खादर न्यू एलुवियल सोयल है और बांगर ओल्ड एलुवियल सोयल है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कहा गया है कि कितने परसेंट पार्ट पर प्लेन्स हैं, तो ये 43% पार्ट पर जो है प्लेन्स है। और इसका बहुत बड़ा हिस्सा कौन सा है? जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन है, जिसमें कि पंजाब, हरियाणा, एमपी का बहुत हिस्सा, यूपी का आता है, उसके बाद बिहार का, वेस्ट बंगाल का, आसाम का बहुत हिस्सा आता है। तो ये सब मिला करके टोटल जो है 43% एरिया जो है हमारा वो जो है अंडर प्लेन्स आता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम। हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन अर्थ समिट। अभी मैंने अर्थ समिट के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया। अर्थ समिट 1992 क्या था इसको पूरा एक्सप्लेन किया। इसमें एजेंडा 21 की बात की गई थी। एजेंडा 21 जो है एक प्रोब थी, एक योजना थी जिस पर कि मोर देन 100 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन 100 कंट्री इसमें पार्टिसिपेटेड किया था। तो एजेंडा 21 जिस पर कि हेड ऑफ कंट्री ने सभी मिलकर के पार्टिसिपेट किया था और सबका एक ही मतलब था, सबका एक ही मेन था कि एक एजेंडा तैयार करना। क्या एजेंडा होना चाहिए हमारा इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो या किसी भी तरह का पॉल्यूशन हो, उनको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे ओजोन लेयर डिप्लेशन होता चला जा रहा है उनको रोकने के लिए क्या करनी चाहिए। तो इन सब को रोकने के लिए एक साथ अर्थ पर सबसे पहला जो समिट किया गया था वही अर्थ समिट के नाम से जाना गया और इसमें मोर देन 100 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। क्लियर ना? चलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ऑल्सो नोन एज। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया किसे कहा जाता है?
तो चलिए, ये ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो है ना वो नेट सॉन एरिया है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है? नेट सॉन एरिया है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, वो नेट सॉन एरिया को ही ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहा जाता है, जिसमें कि वो सभी चीज़ों मतलब सभी एग्रीकल्चरल लैंड को शामिल किया जाता है, जिसमें कि मोर देन वन ईयर में मोर देन 1 टाइम्स एग्रीकल्चर किए जाते हैं क्रॉप रोटेशन मेथड से, या 1 टाइम्स भी एग्रीकल्चर किए जाते हैं, तो वो सबको शामिल किया जाता है, वो सबको इंक्लूड किया जाता है किसमें? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, जिसे नॉट नेट सॉन एरिया कहते हैं। क्लियर ना? उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। हमारा जितना टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है ना, उस टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट यूजेबल है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट यूजेबल है। तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की अगर हम बात करें तो उसका केवल 93% यूजेबल है। तो अब आप ये पूछ सकते हैं कि भाई 7% क्या हुआ? तो 7% में वो एरिया आते हैं जो कि यूजेबल नहीं है। यानी अब कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा है, जैसे कि अरुणाचल का बहुत सारा हिस्सा है, या त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन सब का बहुत सारा हिस्सा है, वो किसी न किसी रूप में उनका यूज नहीं हो पा रहा है, या तो वो बहुत सारे मतलब हैवी रेनफॉल वाला जगह है, या हाई एल्टीट्यूड वाले जोन हैं, तो इस वजह से उनका यूज नहीं हो पा रहा है। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे हैं हम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बेड लैंड इन द चंबल बेसिन। चंबल बेसिन तो आपको पता ही है कि चंबल रिवर का जो एरिया है ना, वो उसे हम हिंदी में कहते हैं उत्खात भूमि, उबर खाबर भूमि, खंडहर वाला भूमि कहा जाता है। इनमें जो है बहुत सारी परेशानियां हैं इस रास्ते में, तो इसीलिए उसे कहा जाता है रेविन्स। ठीक है ना? जो वो बैड लैंड है ना, उस बैड लैंड को क्या कहा जाता है? रेविन्स के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेन कॉज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का मेन कॉज क्या है? ठीक है ना? पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है? लैंड डिग्रेडेशन होता है किसी भी कारण से हो, जो हमारी मतलब जो एग्रीकल्चरल लैंड है ना, उसकी जो अपनी फर्टिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म होती चली जा रही है। चाहे मैक्सिमम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से हो, या मैक्सिमम इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने से हो, या ओवर ग्रेजिंग के ओवर इरिगेशन के वजह से हो, किसी भी वजह से जो अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट है जिस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कंटिन्यू किया जाता है, उनका जो है ना वो ख़त्म होता चला जा रहा है, वो लॉस्ट होता चला जा रहा है। तो पंजाब में जो सबसे मेन कारण है वो है ओवर इरिगेशन। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा सिंचाई के कारण जो है वो उनकी जो नेचर है वो सैलिन होती चली जा रही है, उनमें जो है वो एसिडिक परसेंटेज बढ़ते चले जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। उसके बाद दिया हुआ है हमारा इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टिवेशन। ठीक है? टेरेस कल्टीवेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं सीढ़ीनुमा खेती, और ये एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। लेकिन हमारे यहाँ फिर भी जो हाई एल्टीट्यूड वाले जोन में हैं, जो माउंटेनस या हिली एरिया में रहने वाले किसान हैं, वो केवल खेती ही नहीं करते हैं, वो धान की भी खेती करते हैं, यानी पैडी कल्टीवेशन भी करते हैं वो। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि पैडी कल्टीवेशन करने के लिए मिनिमम कहा जाता है कि जितने दिनों में हमारा क्रॉप कल्टीवेशन वो तैयार होता है, उसमें मिनिमम 70 डेज वाटर लॉगिंग की ज़रूरत होती है, और ऐसे खेती भी करते हैं वो। तो ये चीज़ें आपको पता चल गया होगा कि ये हिली एरिया में हाई एल्टीट्यूडनल जोन में होता है, और इसमें यहाँ पर यूके यानी उत्तराखंड को इसके लिए माना जाता है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए आगे देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी। तो इसमें हम सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन, रिप्लेनेसिबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये रिप्लेनेसिबल हो जाएगा। ठीक है ना? रिप्लेनेसिबल की हम बात करते हैं ये टाइडल एनर्जी के लिए, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूज्ड फॉर द न्यू एल्यूवियल। ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूज्ड फॉर द न्यू एल्यूवियल। तो एल्यूवियल के बारे में मैंने बताया कि हमारे कंट्री में जो टोटल एग्रीकल्चरल लैंड है या टोटल प्लेन लैंड है, उस प्लेन लैंड का लगभग में 40% के लगभग में वो एल्यूवियल सोइल है। और एल्यूवियल सोइल को रिन्यूएबिलिटी के अकॉर्डिंग, जो रिन्यूएबल होता है उसके अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक जो एवरी ईयर रिन्यू होता है और एक जो एवरी ईयर रिन्यू नहीं होता है। ठीक है ना? तो इसमें जो एवरी ईयर रिन्यू होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम खादर कहते हैं। तो यहाँ पर न्यू एल्यूवियल सोइल क्या हो गया? खादर हो गया। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विच सोयल ऑल्सो नोन एज द कॉटन सोयल। कॉटन सोयल को पता ही है कि कॉटन प्लांटेशन के लिए सबसे फेमस जो है वो क्या है, ब्लैक सोयल है, ठीक है ना। और ब्लैक सोयल को कॉटन सोयल के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक सोयल को रेगर सोयल के भी नाम से जानते हैं। कहाँ पाया जाता है ये भी पता है आपको, हमारे यहाँ महाराष्ट्र गुजरात में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा और कुछ पार्ट हैं, जैसे राजस्थान के कुछ सॉदर्न पार्ट में, पंजाब के भी कुछ सॉदर्न पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है, तमिलनाडु के भी कुछ हिस्से में पाए जाते हैं, लेकिन जो मेनली है वो हमारे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये पाया जाता है, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, जिससे कि मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता रहूँगा और आपको इस तरह के वीडियो जो है मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।